बजट 2025-26 जो कल पेश किया गया पार्लियामेंट में और आज उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो हैं इस बजट के बारे में आ रही हैं, कुछ मुखालफत में, कुछ हक में, जो हुकूमती जमात के ओहदेदारान हैं और मीडिया में उनका जो एक तबका है वो उसको कह रहा है बहुत अच्छा बजट है, इन मुश्किल हालात में जंग के बावजूद बहुत सारे टैक्स रिलीफ दिया गया है कम तनख्वाह वालों को। और लेकिन दूसरी तरफ जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि ये गरीब कुश बजट है और इस पर ज़ाहिर है सच तो कहीं दरमियान में ही होगा। हम कोशिश करते हैं उस सच को तलाश करने की। मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, आरिफ हबीब साहब बानी हैं, आरिफ हबीब ग्रुप के सनतकार हैं, और किरण नाज हमारी सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। डॉक्टर खाकान साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि जो दो राय आ रही हैं, एक बात कही जा रही है गरीब कुश है, दूसरी बात कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा बजट इस माहौल में जो हालात रहे पिछले 3-4 साल इकॉनमी के इंटरनेशनल इकॉनमी के, और फिर इस वक्त जो टेरिफ वॉर एक शुरू हुई थी, उसके बाद पाक भारत जंग हुई है, पाकिस्तान का बहुत खर्चा हुआ है। तो आपसे मैं एक सवाल डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हर साल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, और एक तासुर है या एक राय है कि हम भिखारी जो है वो पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में, बजाय इसके कि कोई कॉटेज इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो दे के हाफ स्किल्ड लेबर उनको बना के, जिनको हम ये इमदाद दे रहे हैं हर महीने, उन ख़वातीन को अगर हम कोई काम सिखाएं और वो छोटी सनतों में लगा दें और उसका कोई निज़ाम बना दें तो इस पैसे से, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो बात यह है कि ये पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इस पे कोई करप्शन के इल्जामात नहीं है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। जो NSER नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री है, उसका वैसे ही सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, करप्शन के तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, बहुत शदीद इल्ज़ामात हैं इसमें। जितनी करप्शन हो रही है शायद ही किसी और प्रोग्राम में हो रही हो, और फ्लैगशिप हो गया इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि करें। अमेरिका में तो ऐसा प्रोग्राम नहीं है, हमारे यहाँ इतने लोग बेरोज़गार हैं, इंडस्ट्री हम लगा नहीं रहे, क्या ये बेहतर नहीं? इतनी अमाउंट हर साल बढ़ा रहे हैं हम, और वहाँ करप्शन भी हो रही है, तो बेहतर यूज़ करें। एक तो यह कि NSER का जो डेटा है, जिसको नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री कहते हैं, ये एक बड़ा यूजफुल डेटा है। आप 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई इनकम ऐसी देता है कि आप जिंदगी गुजार सकें। इट इज़ एन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इस पे दो आरा जरूर होती हैं कि आप क्या उनको इनकम ही दें। आप ये भी कर सकते हैं कि उनको भैंस खरीदने के पैसे दें, साइकिल के पैसे दें, रेडी लगाने के दें, दुकान के दें। यू कैन रन दोज प्रोग्राम्स। ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स जरूर होने चाहिए, इसमें कोई दो आरा नहीं है। पर जिस मुल्क में 45% लोग एब्जेक्ट पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी में रहते हो, एक्चुअली शहरों में रहने वाले वो सोच नहीं सकते कि वो जो 2.5, 3, 4, 5 हजार उस खातून को मिलते हैं, वो उससे अपनी मैल न्यूट्रिशन, अगर स्टंटेड बच्चे इतने ज्यादा हैं, 40% है, और वो बच्चे जो मतलब 10 में से क्या कुछ थोड़े ही बच्चे हैं जो तालीम उस अपने लेवल की कर सकते हैं। सो समझिए कि ये उसको सपोर्ट करता है, कैलोरी इनटेक बेहतर हो जाए, स्कूल भेज दें। सो इसको इसी सतह पर, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जॉब्स क्रिएट करना ही वाहिद हल है। अगर पावर्टी रिडक्शन होनी है जो आप फरमा रहे हैं, तो चाइना ने पावर्टी रिडक्शन ऐसे ही की है कि उन्होंने 7% पे ग्रोथ किया है। आपको इस बजट को इस पैराहे में देखना चाहिए कि ये बड़ी टेल विंड्स के दौरान का बजट है। मैक्रो स्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल और मल्टीलैटरल गुडविल है, बेनाइन ऑयल प्राइसेस हैं दुनिया की, लो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान के, और पॉलिटिकल स्पेस जितनी अच्छी है, 78 साल में इतनी टेल विंड्स नहीं थी। 716 अरब का ये तो एक है। ओवरऑल अगर आप बजट देखें तो ये ऑब्वियसली IMF में रहते हुए एक बजट है, जिसका क्या मतलब है, मालियाती खसारे को बहुत कम कर दिया गया है, यानी कि जो हुकूमत कमाती है और खर्च करती है उसको बहुत कम कर दिया गया है। अब आखिरी बात इसमें ये करूं कि चले मैं आपसे एक सवाल जी 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 इसको करने के बहुत से इसको करने के बहुत से तरीके थे। हुकूमत ने ये तरीका अपनाया कि मिनिमम टैक्सेशन नहीं लगाकर इसको कर दिया जाए, पर रिलीफ भी जो है वो उतनी ना हो जितनी कि आप इनकम वाले, नॉन इनकम वाले या कॉरपोरेट सेक्टर को दी जा सकती थी। ये है ओवरऑल बजट जो आपके सामने आया है। ठीक है, मैं ओवरऑल बजट पे बात मजीद आपसे करूंगा, लेकिन एक पॉइंट जो आपने रेज किया उसका अगर आप ही जवाब दे दें तो मुझे शायद तबीयत मेरी बेहतर हो जाए। आपने फरमाया कि 45% है
पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में इस वक्त, ह्यूज, अनबिलीवेबल। 2008 में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया 2008 में, और आज 2025 है। 2008 में पॉवर्टी रेट पाकिस्तान में था 17.2। मुझे बताएं कितने खरब हम खर्च कर चुके हैं 2008 से लेकर 2025 तक, तो पॉवर्टी रेट कम होने के बजाय ये ट्रिपल कैसे हो गया? तो ये पॉलिसी फेलियर नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको एक दवाई बना के दे दिया कि ये लगा दो, इसके पीछे तो लग गए हम उसको इम्प्रूव करने का सोचते क्यों नहीं है? एक तो ये कि ये जो आपने पावर्टी रेट बताया वो आप एक और डॉलर रेट पे पावर्टी रेट बता रहे हैं, वो आई थिंक इस वक्त शायद 29% के करीब है। एक तो ये कंपेरेबल नहीं है। पावर्टी, क्योंकि ये बिल्कुल एब्जेक्ट पावर्टी रेट है, फिर मिडिल इनकम पावर्टी है जो आप फरमा रहे हैं, ठीक है ये बात। पावर्टी पाकिस्तान में जो 29% कर लें, 29% कर लें, तभी डबल तो हो गया ना। फायदा क्या हुआ? कम तो ना हुई पॉवर्टी, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद बढ़ गई, डबल हो गई। दुरुस्त। पावर्टी, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, पैसे देने से नहीं जाएगी, ये एक सपोर्ट है टू कीप पीपल। यही मैं कह रहा हूं, जो पावर्टी ने जाना है, जो आप पिछले 25 साल से इस मुल्क में नहीं कर पाए। पावर्टी क्यों है, जरा ये भी समझ लीजिए। तो आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं। पावर्टी इसलिए है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट आज से 4 दिहाइयों पहले 6% पे एवरेज कर रहा था, पिछले 10 साल में वो 3.4% पे एवरेज कर रहा है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान का एवरेज ग्रोथ रेट 1.6% है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन 2.5% से ग्रो कर रहा है। औसतन हर पाकिस्तानी अपनी जो इनकम है, ओवरऑल जो इनकम है, उसमें कमी हुई है। देयर इज ओनली वन मिरेकल टू टेक पीपल आउट, और वो है ग्रोथ स्ट्रेटजी पाकिस्तान बनाने में। मैं ये कह रहा हूं ना कि इतना पैसा जो है, अगर लोगों को इनको स्केल किया जाए और ये इंडस्ट्री छोटी छोटी लगा दी जाए, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे ना, और टैक्सेशन में भी, रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारा जीडीपी ऊपर जाएगा। मतलब हम कर क्या रहे हैं? 17 साल हो गए हैं और अभी पॉवर्टी डबल हो गई है। तो पैसा आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना गबन हो रहा है इसमें, और सियासी फायदे के लिए ये सब किया जा रहा है। इसमें अवाम का, कौम का कोई फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म। मेरा देखिए, ये मैंने भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की हुई है। एक हमें आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का हर सोल्यूशन हर मुल्क के लिए एक ही वो कॉपी कर देते हैं, वो जरूरी नहीं ठीक हो। मेरा ये एक राय है, गलत हो सकती है, मैं हो सकता है कम इल्म हूँ, लेकिन मैं आगे चलना चाहता हूँ इससे। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं? अच्छा, अभी नहीं है। किरण नाज, ये बताइएगा आपसे, एक तो आपको मुबारक हो, आप पे 1% टैक्स उन्होंने कम कर दिया, ब्रेन ड्रेन ना हो जाए कहीं आपका। उन्होंने कहा आप और आप जैसे जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, तो उन्होंने 1% टैक्स कम कर दी। टैक्स के ऊपर अगर आप टैक्स देते हैं, उसके ऊपर 10% जुर्माना मजीद था, उस 10% जुर्माने में से 1% कम कर दिया। खुश हैं आप? सर मुझे ये बताइए कि इस एहसान पे मोहर कहाँ जाके लगवानी है, वो जगह बता दें ताकि हम 1% की खुशी में जाके मोहर लगवा कर आए। अगले इलेक्शन में बैलेट पेपर पे मोहर लगाइएगा जाके। बैलेट पेपर, ठीक है, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका सार साहब। सबसे पहले तो सर मेरे सामने ना 2 खबरें खुली हुई हैं, क्योंकि ये गोरख धंधा है नंबर्स का, और मुझे ये इतनी एज सच खास समझ नहीं आती है। जब खाकान साहब भी साथ मौजूद होते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आसान लफ्जों में मुझे बताएं कि आवाम के लिए क्या है। तो बजट से पहले जब आखिरी प्रोग्राम मैंने खाकान साहब के साथ किया था, तो उस वक्त भी मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि आसान लफ्जों में मुझे बताएं कि सर आवाम के लिए क्या होने जा रहा है इसमें। तो उन्होंने एक बात कही थी कि छोटी गाड़ियों जो है ना वो सस्ती हो सकती हैं। तो वो इस बजट में मैंने देखा तो वो इतनी छोटी गाड़ियां जो सस्ती होनी थी, जो आवाम की गाड़ी, जो गरीब की गाड़ी कहलाती है, उसके ऊपर भी माशाल्लाह से टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। अब वो भी गरीब की और आवाम की पहुंच से दूर हो गए। फिर सर एक बड़ी 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 इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, जरा गौर से सुनिएगा। इलेक्शंस होने के ठीक 8 दिन के बाद की ये खबर है जो मेरे सामने मौजूद है। 14 तारीख, 3रा महीना और 2024, माफ कीजिएगा, कोई 1 महीने बाद की खबर है ये, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती अखराजात कम करने का ऐलान कर दिया। और उसके बाद ये एक बहुत बड़ी खबर है कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से अखराजात को कम किया जाएगा। फिर जब हमारे सामने बजट आता है अफसार साहब, तो बजट में मुझे पता चलता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइश के अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर तकरीबन 86 करोड़ रुपए माशाल्लाह कर दिए गए हैं। इसके बाद मुझे पता चलता है कि वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए माशाल्लाह 9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। फिर मुझे पता चलता है कि वजीर आजम हाउस
हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1,44,00,000 रुपए रखे गए। फिर मुझे मालूम होता है कि वही वजीर आजम है कि जिन्होंने इलेक्शन के बाद फौरन 1 महीने बाद इन्होंने कहा था कि हम किफ़ायत शियारी मुहिम की तरफ जाएंगे क्योंकि अवाम का पैसा अवाम पर लगना चाहिए। ये वर्ड्स से वजीर आजम के। फिर वजीर आजम के बागीचे को मैं देखती हूँ जिसको ज़रूरत है कि उस पर पानी वानी हो, फूल ज़रा लगे, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह 4,48,00,000 रुपए रखे गए। वजीर आजम के दौरों के लिए 60 लाख रुपए हैं। वफाकी और वज़राए मुमलिकत के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ाकर 50,54,00,000 रुपए रख दिया गया है। वजीर आजम के जो मुशीरान हैं उनके लिए 3,61,00,000 रुपए से बढ़ाकर 6,31,00,000 रुपए मुख्तस किया गया है। काबीना डिवीजन के लिए 68,87 लाख रुपीस का बजट है और मावरीन खुसूसी के लिए बजट जो है वो 3,70,00,000 रुपए से बढ़ाकर 11,03,00,000 रुपए किया जा चुका है। फिर मैं सोच रही थी कि जाहिर सी बात है जब अफसार साहब हमारे पास इतना कुछ है, जो किफ़ायत शियारी चल रही है, वजीर आजम साहब किफ़ायत शियारी की बात कर रहे हैं, तो जब वजीर आजम हाउस पर वज़रा पर लगाने के लिए इतना कुछ है तो आवाम के लिए भी डेफिनेटली कुछ होगा और मुझे मिलेगा इस बजट में। फिर मुझे पता चलता है कि कार्बन के नाम पर जो है ना, क्या मिला आपको फिर इस बजट में से? चूना जो है वो पेट्रोल के ऊपर लगाया जा रहा है सर, कार्बन का। और फिर उसके बाद जो टैक्स जो हमारे पास लेवी का, कराची बैठी है इसलिए आपको चूना कथा याद आ रहा है। लेवी जो समझ नहीं आता है, जो लेवी मुझे समझ नहीं आता है वो पता चल रहा है वो वाली लेवी जो पतंगे जोड़ने के लिए लगाई जाती थी, 125 तक जाएगा। और उसके बाद सर ये प्राइस अगर इंटरनेशनली राइज करती है, बढ़ती है, तो उसका इम्पैक्ट भी आवाम के ऊपर आएगा। और आप भी जानते हैं कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो दूध, चीनी, पत्ती, जो आम चीजें हैं इंसान की, आवाम की, वो सब महंगी होंगी। तो आवाम के लिए तो ये आवाम दोस्त बजट अगर कह रहे हैं तो मुझे तो कहीं से ये आवाम दोस्त बजट नहीं मिल रहा। सिर्फ अफसार साहब, सिर्फ अफसार साहब, मुझे वैसे आप जानते हैं मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफी पीती हूँ, मुझे चीनी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारी आवाम चाय शौक से पीती है। आप मिडिल क्लास है ना, आप अपर मिडिल क्लास है ना, आपको तो परवाही कोई नहीं है, आपके तो उन्होंने 1% आपको राहत दे दिया। मुझे ये बताइएगा, अपर मिडिल क्लास से आपका ताल्लुक है तो ये जो आपने अखराजात गिनवाए, सदर के ज़ाती अखराजात में भी इजाफा किया गया है, सेनेट चेयरमैन की तनख्वाह बढ़ा दी गई है, स्पीकर कौमी असम्बली की भी बढ़ा दी गई है, लेकिन देखते हैं हम कि आम जो गरीब है उसकी कम से कम तनख्वाह 37,000 थी, वो वही रही है। और आपने जो गरीब की गाड़ी की बात की है उस पर टैक्स लगा दिया है। तो क्या हुकूमत ने तहैया कर लिया कि गरीब को ख़त्म कर देना है इस मुल्क में से और अमीर को मज़ीद अमीर करना है और मिडिल क्लास बीच में जो है वो बिल्कुल कुचल दी जाए? आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा ही हो रहा है? सर स्टेबिलिटी की बात हो रही थी ना जब ये हुकूमत आई थी, और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब का जो दौर था, स्टेबिलिटी की अगर सिर्फ हम बात करते हैं तो वो तो देखें हमें नज़र आ रही है, स्टेबल तो इकॉनमी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो आवाम को फ़ायदा होना चाहिए था, जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, वो कहाँ मौजूद है। सिर्फ अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, जब इंटरनेशनली प्राइस कम होती है उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिलता, उस पर भी हुकूमत जो है वो लेवी के नाम पर उसका टैक्स वसूल करना शुरू कर देती है। तो आवाम के लिए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इस वक्त भी। जितने भी कुछ ये गोरख धंधा किया गया है उसमें मैं ढूंढती रही हूं कि मुझे कहीं ना कहीं तो नजर आए, पर कैपिटल इनकम जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो बेहतर हुआ है। वो खाकान नजीब साहब भी बेहतर बता सकते हैं कि अगर 37,000 रुपए ही एक शख्स की आमदनी है और अगर जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों को बढ़ा दिया गया है तो अवाम को डायरेक्ट कौन सा फायदा मिल रहा है, शायद खाकान साहब ज्यादा बेहतर बता सकें, क्योंकि मुझे तो मैसेजेस मिल रहे हैं और मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर कोई पूछ रहा है कि छोटी ऑल्टो या महरान खरीद तो ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, अब क्या करेंगे? उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कुछ आपने देखा है कि टैक्स इस्तिस्ना दिया गया है कुछ इदारों को, मुझे इसकी समझ नहीं आई। मुझे मतलब मेरी समझ का भी कसूर हो सकता है, मेरी अकल इतना काम नहीं करती। मसलन फ़ौजी फाउंडेशन है, चलें इसकी तो मुझे समझ आ सकती है, इसको टैक्स इस्तिस्ना क्यों दिया गया है? रिटायर्ड फ़ौजियों के लिए ये इदारा है और लो ग्रेड फ़ौजियों के लिए तो डिज़र्व करते हैं, जंग भी हुई है भारत से, हम जीते भी हैं। तो अल शिफा हॉस्पिटल, पता नहीं आपका वहाँ कभी चक्कर लगा नहीं लगा, वहाँ तो अंदर जाएँ तो बाहर वापस आएँ तो आप गरीब हो के आते हैं। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी, आपने कभी चक्कर लगाया हो किसी बीकन हाउस यूनिवर्सिटी का तो देखें आप, उसमें जो पाकिस्तान की लीड के जो अरबोंपति करोड़ोंपति जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, उसको टैक्स से इस्तिस्ना है। ज़ेब फाउंडेशन में जानता नहीं क्या है। FBR फाउंडेशन टैक्स कलेक्शन वालों की है, ये अपनी दावत इस्लामी ट्रस्ट, इसको मैं नहीं जानता। PEC आई डोंट नो। लम्स, डॉक्टर साहब लम्स मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे, उसको टैक्स से इस्तिस्ना है।
अच्छा, गुलाम इसाक खान यूनिवर्सिटी GI के, पंजाब पुलिस वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर। अच्छा, और मजीद सुने, वापडा जो हमसे 16 किस्म के टैक्स लेता है, खुद टैक्स से इस्तिस्ना है, उसको हुकूमत ने इस बजट में दिया है। बार काउंसिल्स, इस्लामाबाद बार, लाहौर बार, सिंध बार, कराची बार, खैबर पख्तूनख्वा बार, बलूचिस्तान बार, कोयटा बार या पेशावर बार, जो भी हैं, तमाम सूबों में और इस्लामाबाद में इनको टैक्स इस्तिस्ना दे दिया गया। ये कौन सा कानून है और इसके पीछे कौन सी इकोनॉमिक लॉजिक है, आप समझाएंगे ज़रा? सर सब जो मुल्क का कानून है वो ये कहता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस का आपने जिक्र किया, उस कानून के तहत FBR असेस करता है। पहले असेस करता है जब आप वो सर्टिफिकेट मांगने जाते हैं कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, और उसका क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं, इस दफ़ा मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने उस क्राइटेरिया में ये भी तब्दीली की है कि एक शेड्यूल में परमानेंटली कई जो थे अदारे, उनको नॉट फॉर प्रॉफिट और ये सर्टिफिकेट दिया गया था, वो शायद उन्होंने ये भी तब्दील कर दिया है, शायद आपके ही रिपोर्टिंग पे किया होगा, कि वो ताहयात नहीं रह सकते। अब उनको हर 2-3 साल बाद पीरियोडिकली जाकर ये प्रूव करना है कि दे आर स्टिल नॉट फॉर प्रॉफिट, और वो उनके जो बोर्ड है या जो चलाने वाले हैं वो उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे। ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, अच्छा, ये कई दुनिया में नॉट फॉर प्रॉफिट ही होती हैं। सुन लें, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ही होती हैं इसलिए कि वो अपने पैसे कमाएं, वो अपने बहुत बड़े बड़े एंडाउमेंट्स बनाएं, उससे स्कॉलरशिप्स दें, पर कोई जो बोर्ड है उस पर ज्यादा लोग, जैसे हम बहुत सी यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम वहां से मुनाफा ही ले रहे हो या हम कोई तनख्वाह ही ले रहे हो। वो जो ठीक है, मैं फेयर इनफ। मुझे सिर्फ ये बता दें, अल शिफा हॉस्पिटल जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, मान लेता हूँ। बीकन हाउस यूनिवर्सिटी नॉट फॉर प्रॉफिट है, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। लम्स, मैं नहीं कह रहा, देखिए आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट अ पर्टिकुलर वापडा, एक मिनट है, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं। वापडा, बार काउंसिल्स, सिर्फ बार काउंसिल्स, वापडा, लम्स, अल शिफा हॉस्पिटल और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी क्यों? फिर कायदा यूनिवर्सिटी में आपको पता है 6-6 महीने से, साल से सैलरी नहीं मिली उन लोगों को। ये पाकिस्तान की, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में आती है दुनिया की, वाहिद यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की ये, और कोई यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की इस ग्रेडिंग पे नहीं है। उस पर को तो तनख्वाहें ये लोग नहीं देती हुकूमत। और इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जिसकी इतनी फीस है कि वहां गरीब का बच्चा सामने से गुजर नहीं सकता, वहां पे ये टैक्स एग्जम्पशन दे रहे हैं। वापडा कैसे नॉट फॉर प्रॉफिट है? बार काउंसिल्स कहां से आ गई? आप वकीलों की फीसें देखें, उनकी बार काउंसिल्स, मुझे समझ नहीं आ रही, आप बता दें। It's not fair to comment on any particular without knowing the particulars. इसका तो बेस्ट तरीका ये है कि आप जिस पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप FBR को लिखें कि आपने इनको जो क्राइटेरिया है क्या ये मीट करते हैं, वो आपको बता देंगे कि ये क्राइटेरिया है, मीट करते हैं या नहीं करते। ये तो ऑब्वियसली जजमेंट जो है अदारों ने करनी है, ये तो अथॉरिटी ही बता सकती है कि किसी, मैं तो आपको जेनेरिकली बता सकता हूँ कि क्यों ये क्रिएट किया जाता है। और इसका एक और मकसद ये है कि जब आप इसको जाकर अदारे को पैसे दें, यानी कि आप एक चंदा देते हैं, चंदा तो इन सबको आता ही होगा, तो जो वो चंदा है उस पर मुझे एक रिसीट मिलती है, वो मैं FPR को भी दिखा सकता हूं कि मैंने अपनी इनकम में से इतनी इनकम जो है वो आज एक ऐसे अदारे को दी जिसको आप रिकग्नाइज करते हैं। सो इसकी बहुत सी वजूहात होती हैं कि ये एग्जेम्पशन जो है मांगी जाती है। अस्पताल स्पेशली चंदा इकट्ठा करने के लिए और हमें वो सर्टिफिकेट देने के लिए मांगते हैं। सो इन ऑल ये भी याद रखिए कि ये वही मुल्क है जिसमें फिलांथ्रोपी बहुत ज्यादा है, और कई दफा तो लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं इस चीज पे कि इतनी बड़ी फिलांथ्रोपी है और टैक्स क्यों नहीं देते लोग। सो पाकिस्तान उस फिलांथ्रोपी को चलाने के लिए, चाहे वो ईदी हो या बाकी हो, और एजुकेशन की फिलांथ्रोपी कोई बुरी चीज नहीं है। मतलब एजुकेशन अच्छी, अगर डॉक्टर साहब माजद खाऊं, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन देखें ईदी को अल शिफा हॉस्पिटल से तो ना मिलाए ना, और ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी को लम्ब से और बीकन हाउस यूनिवर्सिटी से कैसे मिलाया जा सकता है? कायद आज़म यूनिवर्सिटी की तनख्वाही नहीं दे रहे ये लोग। मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, आपने बात ठीक की है, इनसे हम पूछेंगे भी हुकूमत से, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ क्या क्राइटेरिया होता है कि बीकन हाउस यूनिवर्सिटी को दे दिया, कायद यूनिवर्सिटी को नहीं दिया, अल शिफा को दे दिया, मारूफ हॉस्पिटल को नहीं दिया, लम्स को दे दिया, किसी गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद यूनिवर्सिटी को नहीं दिया, क्यों? क्या क्राइटेरिया है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। जरूर FPR से हम आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इनसे खुद पूछ सकते हैं कि किसी ने क्यों नहीं मांगा। वो जरूर अपने डायरेक्टर्स को प्रॉफिट देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बस जिसके ताल्लुकात अच्छे हैं,
सर, जिन हो सकता है फैमिलीज के approach ही कनेक्शन ना हो अच्छे हैं वहाँ तक। और जो फैमिलीज जिनको नहीं मिला है अप्रोच, हाँ नहीं, जो अप्रोच जिनको मिला है उनकी पहुंच अप्रोच ना हो जरूर ना है, वहाँ मुझे ये तक। लग रहा है। हाँ, मैं यही तो कह रही जिनको हूँ कि मिला जिनको उनकी नहीं अप्रोच मिला कह जरूर रहे हैं है। ना, मांगा नहीं। ऐसा हो ठीक है। सकता है।